ट्यूटोरिया एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 में क्वेश्चन नंबर क्या है? एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री है। पहला क्वेश्चन है सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? ईरानी और यूनानी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन में सही है। नेक्स्ट, पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था? पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया था? वो संस्कृत में भी लिखा गया था, प्राकृत में भी लिखा गया था, तमिल में लिखा था। इसको तीसरा का ऑप्शन डी सही होगा। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि पहला, बड़े आकार के कारण सही है। समुद्र, पहाड़ों और पर्वतों से बटे होने के कारण, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? प्राचीन ज्ञान, पहला है प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा है, इसमें सही है। राजाओं को जीवन की चर्चा राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। तीसरा, धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की चर्चा है, इसलिए सही है। चौथा, स्तंभ लेखों के अध्ययन में भी इसको पांडुलिपियों का मदद मिलता है, इसलिए इसका महत्व है। चारों सही है, ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, सही है। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं, ये भी सही। दोनों सही, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, संभावित रूप में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया गया था? तो ये मेहरगढ़ में जो है पाया गया था, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? तो ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है 12,000 साल पहले घास वाले मैदान बनने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नौपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है औजार पॉलिश किए जाते थे, सही है। औजार जो है पॉलिश किए जाते थे, सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था, यह भी सही है। नौपाषाण काल में जो औजार होते थे उन पर पॉलिश किया जाता था, जिसकी वजह से वो चमकता था। और इस समय जो है ओखर और मूसल का जो प्रयोग होता था वो अनाज को कूटने के लिए, पीसने के लिए किया जाता था। दोनों प्रश्न सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आखेटक प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? पहला स्टेटमेंट है एक जगह रुकने के कारण वहां के फल, वृक्ष, जानवरों को
खाकर समाप्त कर देते थे, सही है। दूसरा है शिकार ढूंढने के कारण, ये भी सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, तीसरा भी सही है। मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। चारों के चारों जो है ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन जो होगा इसका डी सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, चारों के चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। मिथोलिथ मेसोलिथिक मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस समय पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथिक कहा जाता था, सही है। माइक्रोलिथिक कहा जाता था, ये जो है सही स्टेटमेंट है। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, नहीं। माइक्रोलिथिक है मतलब इसका जो आकार होगा छोटा होगा, छोटा छोटा होगा, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा है, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, ये सही थे। नया आ गया था। 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत, जब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ तो उसका क्या परिणाम हुआ? तो पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, बिल्कुल सही है। मुहरों, लेखन और बांटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी सही है। नए वस्तुओं की संख्या बढ़ गई, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए ऑप्शन जो इसका होगा, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित को मिलान करना है। तांबा, तांबा से कहाँ से आयात किया जाता था? तो जो तांबा है वो जो आयात किया जाता था, वो आयात किया जाता था राजस्थान से। टीन कहाँ से आयात किया जाता था? तो टीन आयात किया जाता था अफगानिस्तान से। सोना आयात किया जाता था कर्नाटक से। इसका ऑप्शन ए का बी और दूसरा का हो जाएगा ए, 3 का सी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई हैं? देखिए, अलग अलग विद्वानों का मानना अलग अलग, जैसे नदियों के सूखने के कारण, जंगलों के विनाश के कारण, ये भी सही है। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, सही है। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, पांचवा ये नहीं है। 1 2 3 4 जो है ये सही है। 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों कारण जो है इसमें सही है। सॉरी, इसमें पांचवा हमने, इस पांचों के पांचों सही है, इसलिए ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 14 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो हड़प्पा जो स्थित है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के जो है पंजाब प्रांत में स्थित है। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है? ये है मोहनजोदड़ो में। निम्न में से निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? कहाँ कहाँ पर अग्निकुंड मिला है? तो ये कहाँ कहाँ पर अग्निकुंड मिला है? कालीबंगा में अग्निकुंड मिला है। कालीबंगा के बाद जो मिला है वो लोथल से मिला है। लोथल और कालीबंगा से जो है अग्निकुंड मिले हैं, इसलिए 1 और 3 ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हड़प्पाई नगरों की प्रमुखता। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? देखिए, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता है विशाल स्नानगार, विशाल स्नानगार सही है। अन्नागार हड़प्पा से मिला है। योजनाबद्ध नगर के निर्माण, पकाई गई ईंट का प्रयोग, चारों के चारों सही है, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन कौन से कथन जो है सही है, हमें सही कथन का
चयन करना है। इनाम गांव घोड़ा घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी के एक सहायक नदी पर स्थित है। इस स्थल का लगभग 3600 से 2700 वर्ष पुरानी मानव का निवास था। दूसरा भी सही है। इस स्थल पर दफनाने के समान प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लटाया जाता था, जिससे उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि बस्ती के केंद्र में स्थित 5 कमरों वाले घर के आंगन में एक व्यक्ति का शव 4 पैरों वाले एक बड़े मिट्टी के जार में दफनाया जाता था। इस घर में एक अन्नागार भी था जहाँ शव को पालथी मारे हुए स्थिति में रखा गया था। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन 19 का ये सही होगा। 20 क्या हो जाएगा? ऋग वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया था? ऋग वैदिक काल में जो दास थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? तो दासों के साथ जो व्यवहार किया जाता था वो व्यवहार उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ऋग वैदिक काल में दास गुलाम होते थे। दास गुलाम होने का मतलब देखिए, कभी कभी जिन लोगों के ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, उन्होंने खुद को आर्य बताया और अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहा। ऐसे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद अलग अलग भाषाएं बोलते थे। बाद में दास शब्द का अर्थ गुलाम हो गया। गुलाम ऐसे स्त्री पुरुष होते थे जिन्हें अक्सर युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता और मालिक उनसे अपनी मर्जी का कोई भी काम करवा सकते थे। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। बिल्कुल, राजा जो है कर नहीं वसूलता था। देखिए, ऋग वैदिक काल में कर का वसूल नहीं किया जाता। राजा का तो उस समय राजा था ही नहीं। ऋग वैदिक काल में राजा शब्द था ही नहीं। इसलिए दोनों कथन जो है वो सही नहीं है। दोनों कथन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम इसका कारण बताते हैं। ऋग वैदिक का काल पीरियड कब से कब है? 1500 से 1100 ईसा पूर्व के आसपास को काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में 2 वर्गों का मिलन होता है। पहला पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, और दूसरा जो मिलता है जो विभिन्न अनुष्ठान का। दूसरा, राजा के पास राजधानी नगर न तो राजधानी नगर थे, न महल थे, न सेनाएं थी, और न ही राजा के पास कर एकत्र करते थे। सामान्य रूप से राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था। इसीलिए दोनों कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण काल में महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। उनको देखिए, महापाषाण में जब मर जाते थे उनको बर्तन में दफनाया, उनको उससे क्या कहा जाता था? उसको जो कहा जाता था वो काले और लाल बर्तन होते थे। काले और लाल बर्तन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सर्सन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की है। सही है। जनता द्वारा स्वेच्छा, देखिए, महाजनपदों के शासक ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की, जिसकी वजह से जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेना के रख रखाव के संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसके वजह से महाजनपदों के शासक ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति की। इसलिए कारण और देखिए, जो कथन है वो भी सही है, कारण भी सही है। जो कारण है कथन का सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान किस नदी तट पर पहुंचा जिसके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? तो था व्यास नदी। व्यास नदी से जो है आगे बढ़ने से जो है वो मना कर दिए थे। वज्जी संघ की सभाओं में
भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? वज्जी संघ की जब सभा होता था तो कौन से समूह थे जिनको बाहर रखा गया था सख्ती से? वो थे महिला, दास और कर्मकार। इन तीन है। वज्जी संघ का जो वर्णन मिलता है वो किसमें मिलता है? तो ये मिलता है दीर्घ निकाय में। दीर्घ निकाय में जो है वज्जी संघ का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के सामाजिक स्थिति के बारे में बताना है कि उत्तर वैदिक काल जो कि क्या 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का जो काल था उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं। और इस काल में जो है क्या क्या सामाजिक स्थिति था? तो महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई है। शूद्र और महिला दोनों जो है वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे। सही है। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। यह भी सही है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद के काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद काल यानी बुद्ध काल। बुद्ध काल में हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। सही है। अब हल के फाल जो लोहे के बनने लगे थे, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था, ये भी सही है। पूछ रहा है असत्य कथन कौन है? असत्य कथन कौन है? कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों कथन सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद काल में अनाज रखने महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? बुद्ध काल में। महाजनपद काल यानी बुद्ध काल में अनाज रखने के लिए क्या पात्र होता था? चित्रित धूसर मित्र भांड होता था। चित्रित धूसर मित्र भांड होता था। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान से प्राप्त अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया है। सही है। इसे ब्राह्मी लिपि में लिखा गया नहीं। जो अफगानिस्तान से अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें अरमाइक भाषा का प्रयोग किया गया है और ग्रीक भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है जनपद का अर्थ क्या होता है? देखिए जनपद का अर्थ होता है जन का राजा। देखिए जनपद का अर्थ होता है जन के। देखिए जनपद का अर्थ जन के बसने की जगह को हम क्या कहते थे? जनपद कहा करते थे। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो महाजनपद का जो उद्भव हुआ था लगभग 2500 साल पहले जो है उनका उद्भव हो गया था। नेक्स्ट है भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थापक से मिलाइए। कौन सा दर्शन के कौन से संस्थापक हैं इसकी बात करते हैं। योग किसके हैं? योग के पतंजलि हो जाएंगे। 1 2 का सी हो जाएगा। ठीक है, वैशेषिक के कौन हो जाएंगे? तो वैशेषिक के कणाद हो जाएंगे। वैशेषिक के कणाद हो जाएंगे। सांख्य के कौन हो जाएंगे? सांख्य के कौन हो जाएंगे? तो सांख्य के हो जाएंगे कपिला। और पूर्व मीमांसा के कौन हो जाएंगे? पूर्व मीमांसा के जैमिनी। इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी डी सी डी बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? योग पतंजलि। सॉरी, 1 का डी हो जाएगा। 1 का डी हो जाएगा। बी का सी है। DCBA। DCBA ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में है पा, पाढ़ने के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा कथन ऊपर में से सही है। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजनों के बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। एक कथन गलत है, केवल एक कथन सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
देखिए क्वेश्चन गलत किया है। देखिए उन्होंने एक विशेष क्रम के स्वर और व्यंजनों की व्यवस्था की थी और फिर इनका उपयोग बीज गणित में पाए जाने वाले सूत्र की तरह सूत्र बनाने में किया गया। ठीक है, उन्होंने संस्कृत पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण की तैयार किया था। उन्होंने स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़ा था, इसलिए ये गलत है। उन्होंने स्वर और व्यंजन दोनों को जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालसा बताया, सही है। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, सही है। दोनों कथन सही है। उपनिषद उपनिषद शब्द उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? देखिए उपनिषद शब्द का सही अर्थ है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठना। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थी? संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? स्वामी जो महावीर स्वामी है उन्होंने प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षाएं दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना बताना है। कौन सा कथन सत्य है? पहला है, मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है किसमें? ये मिलता है विनय पिटक में, ऑप्शन डी विनय पिटक में मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। संघ में प्रवेश बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी, ये भी सही है। विवाहित स्त्री संघ में प्रवेश के लिए माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी, नहीं पति से आवश्यकता की होती थी। ऑप्शन पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। विनय पिटक में बताया गया है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग जो है व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदार को अपने देनदारों की अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, सही है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, यह भी सही है। अब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे, यह भी सही है। बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय थी, यह भी सही है। 44 में देखिए, वे जो बोधिसत्व थे ज्ञान की प्राप्ति के पास जो एकांतवास में वास नहीं करते थे, वो लोगों के साथ रहते थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन और दक्षिण कोरिया में काफी लोकप्रिय है, इसलिए सही है। 2 और 3 सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष इसके रचनाकार है, अश्वघोष, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के
अन्य भागों में भी फैला। सही है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद ज्यादा फेमस नहीं था। थेरवाद फेमस था। सही है। एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रायः प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था, उसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते थे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो वो कौन कौन सी समस्याएं थी? पहला समस्या था विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष। दूसरा, दास और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार। तीसरा, परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े। तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, यहाँ एक विशाल और सुंदर नगर है। यह विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार हैं। यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्र की भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच के अंतर को अच्छी तरह स्पष्ट करता है? कौन है जो कि दोनों तस्वीर कर कौन है? कर नियमित थे, नजराना अनियमित था। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान कर और नजराने के बीच क्या अंतर था? जो कर था एक नियमित कर होता था, नजराना अनियमित था। कमोबेश स्वेच्छा से दिया जाता था। जो कमोबेश था स्वेच्छा से दिया जाता। ऑप्शन सी जो होगा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। 51 में है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? में है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? वो था तक्षशिला। कौन था? तक्षशिला। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा राजदूत था, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? सबसे पहले हिंद और यवन आए। सबसे पहले हिंद और यवन आए। यवन के बाद शक आए। शक के बाद हिंद और पार्थियन आए। पार्थियन के बाद कुषाण आए। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? धम्म महामात के नाम से जाना जाता था। उनको कहा जाता है धम्म महामात। नेक्स्ट है अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सही है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख रोस्टी लिपि में है। नहीं, जो अशोक के ज्यादातर लिपि है वो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में है। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। सही है। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है? 1 और 3। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं?
कहाँ कहाँ से अशोक के शिलालेख मिले हैं? ब्रह्मगिरी से मिला है, गिरनार से मिला है, ठीक है, गिरनार के बाद कंधार, जागौर, लुम्बिनी, सभी जगह से मिला। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? अपने राजदूत को कहाँ भेजा था? अपने राजदूत को सभी जगह भेजा था। उसमें देखिए, अशोक ने सीरिया भी भेजा अपने राजदूत को, मिस्र भी भेजा, श्रीलंका भी भेजा, सभी जगह जो है बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो उन्हें गवर्नर का पद दिया जाता था, राज्यपाल का पद दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कडेसियर और आदिमई शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया गया है? पहला, समुद्री व्यापार का संचालन करने वाले व्यापारी सब, गलत, इसके लिए नहीं प्रयोग किया गया। कडेसियर, कर संग्रह के लिए उत्तरदायी ग्रामीण मुखिया, इसके लिए भी नहीं किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूर और दास के लिए किया गया, सही है, ठीक है। किसके लिए? जो प्राचीन दक्षिण भारत है वहां पर कैडेसियर और अदमई शब्द का जो प्रयोग किया गया है, जो भूमिहीन कृषि मजदूर और दास थे उनके लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, संगम मुवेदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। संगम मुवेदार द्वारा धन तय करने के बारे में, ये नियमित कर नहीं वसूल होते, वो मतलब नियमित रेगुलर जो है कर का वसूल नहीं करते थे, इसके बजाय वे उपहार और भेंट लेते थे। बी सही है। नेक्स्ट है, सिल्क रूट पर नियंत्रण। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? वो हो जाएगा कुषाण वंश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? रोमन साम्राज्य में जो सबसे अधिक जो मांग थी वस्तु की, वो थी काली मिर्च। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये तमिल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब हुआ था? उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? तो ये लगभग शुरू हुआ था 3000 साल पहले। दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? दक्षिणापथ के जो स्वामी कहे जाते हैं वो सतवाहन कहे जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? वो रही है कुषाणों की दूसरी राजधानी, सॉरी अभी 66 हो गया, 67 में है। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी है? तो दूसरी राजधानी मथुरा थी। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु कहाँ पर स्थित है? ये पुदुचेरी में ऑप्शन स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट 69 है, आहत सिक्के। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, ये गलत है। ये सिक्के चांदी या तांबे के अब विभिन्न आकृतियों के होते थे, सही। पूछ रहा है गलत कौन है, तो दूसरा गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा 70 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से किनका उल्लेख मिलता है? मथुरा के अभिलेख में किसका उल्लेख मिलता है? सोनारों का उल्लेख मिलता है, सही है। लोहार और बुनकरों का भी उल्लेख मिलता है, ये भी सही। टोकरी एवं माला बनाने वालों का भी जिक्र मिलता है, ये भी सही। उपरोक्त में से सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, यानी आपकी खुशामद करना, आपका बड़ाई करना, प्रशस्ति का अर्थ होता है। नेक्स्ट है,
समुद्र समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया है? समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन जो है किसने किया है? हरिश्चंद्र ने किया है। किसमें? प्रयाग प्रशस्ति में। हरिश्चंद्र ने प्रयाग प्रशस्ति। दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? 12। नेक्स्ट है विक्रम संवत की शुरुआत को किस काल से जोड़कर देखा जाता है? विक्रम संवत की शुरुआत को किस काल शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इस जोड़कर देखा जाता है विक्रम संवत किसको जोड़कर देखा जाता है? ये जोड़कर देखा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के से जोड़ा जाता है विक्रम संवत। तो कनिष्क से क्या जोड़ा जाता है? तो कनिष्क से जोड़ा जाता है 5800 ईसा पूर्व विक्रम संवत से जोड़ा जाता है। विक्रम संवत चंद्रगुप्त द्वितीय से है और शक संवत कनिष्क से संबंधित है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रोका गया था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में हमें बताना है। पहला, ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन करता है, सही है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई थी। दूसरा जो है नहीं सही है। मृत्यु देखिए, गुप्तों की लड़ाई जब हुआ था पुलकेशिन द्वितीय हार गया था, मृत्यु नहीं हुआ था। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वह तापी पर कब्जा कर लिया था, सही है। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था। पूछ रहा है गलत कौन है, तो गलत भी है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है लगभग 1500 वर्ष पूर्व। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? वो जिक्र जो किया गया है चंद्र का जिक्र किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर में से किसको गलत मिलान हमको बताना है कि कौन गलत मिलान है। ठीक है, गलत मिलान का चयन करना है। आर्यभट्टियम किसने लिखा है? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया, सही है। मणिक मेखलाई किसके द्वारा लिखा गया है? इंगोलों के द्वारा लिखा गया है। मणिक मेखलाई जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो मणिक मेखलाई लिखा गया है ये लिखा गया है सतनार के द्वारा लिखा गया है। इंगलों के द्वारा सतनार के द्वारा लिखा गया है। से दूसरा सुमेलित नहीं है। मेघदूत कालिदास लिखे हैं, सही है। शिल्पाधिकारम इलंगो के द्वारा लिखा गया है, सही है। गलत कौन है? तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है धातु मंजूषा अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने का पात्र है, पहला सही। दूसरा कौन सुमेलित नहीं है? पहला सुमेलित हो जाएगा। दूसरा प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु जो मार्ग होता था उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर को क्या बोलते थे? वेदिका नहीं बोलते थे। ऊपर जो शिखर होता था उसको क्या बोलते थे? वेदिका नहीं बोलते थे। वेदिका जो खड़ा होता था उसको बोलते थे। स्तूप या वेदिका का अलंकृत पृष्ठभाग तोरण कहलाता था, ये सही है। कौन गलत है? केवल 3। नेक्स्ट हो जाएगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के आकस्मिक मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है इन मंदिरों के निर्माण एक ही विशाल चट्टान से तराश कर किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा स्टेटमेंट इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को काटा जोड़ा जाता है, नहीं, ऊपर से छाटते छाटते नीचे। दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न है, ये सही है।
एक और तीन सही है, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, यहीं तक। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।